हमारे संविधान को बदलना चाहती है। ये गंभीर सवाल है इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके अध्यक्ष हैं विवेक देव राय साहब। विवेक देव राय साहब ने 15 अगस्त के दिन भी बहुत महत्वपूर्ण चुना, उन्होंने मिंट अखबार में एक आलेख लिखकर जबरदस्त वकालत की है, जबरदस्त दलीलें भी दी हैं। अब वो दलीलें उनकी जो जबरदस्त ढंग से लिखी गई हैं उनमें कितना दम है उसकी हम जरूर चर्चा आज करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इतने महत्वपूर्ण सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति ने खुल करके मौजूदा संविधान की एक तरह से निंदा की है, कई मुद्दों पर आलोचना की है और उसको रिजेक्ट करने के अंदाज में नए संविधान की जरूरत पर जोर दिया है। अब जैसे उन्होंने जो कही है मैं तो इसको निंदा ही मानता हूं और आप स्वयं सोचें जो उन्होंने कहा है ये निंदा है कि नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये संविधान जो अभी प्रयोग में है ये औपनिवेशिक लीगेसी है। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि ये 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का एक तरह से उसका ही विस्तार है इसमें। और जी हाँ, विवेक देव राय साहब कहते हैं कि 2047 के इंडिया के लिए बिल्कुल नए संविधान की जरूरत है। वो कोट भी करते हैं कहीं से कि 17 साल किसी संविधान की आयु होती है, अब चीजें बदल गई हैं, इस बदलाव में नए संविधान की जरूरत है। यही नहीं दोस्तों, उनका तो ये भी कहना है कि समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र जैसे जो शब्द हैं हमारे संविधान में, इनके क्या मायने आज हैं इसको भी व्याख्यायित करना पड़ेगा, इसको भी समझना पड़ेगा। और जो औपनिवेशिक विरासत की बात वो करते हैं, चिंता की बात यह है कि मौजूदा जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है जिसमें अभी तक पार्लियामेंट का सेशन हो रहा था, उसको भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग औपनिवेशिक लीगेसी ही कहते आ रहे थे। उसको बार बार कहते थे जब नए संसद भवन की बात चली कि भाई नया संसद भवन बनना चाहिए मोदी सरकार के दौरान, तो बार बार कहा गया कि जो पुरानी संसद है, जो संसद बिल्डिंग है पुरानी, वो औपनिवेशिक लीगेसी का हिस्सा है। तो जो भी लीगेसी आपको औपनिवेशिक दिखाई देती है या उपनिवेश काल से पहले जो लीगेसी आपको दिखाई देती है, चाहे मुगल काल हो चाहे और कोई काल हो, उस हर लीगेसी को मिटाने की बात जो आजकल की जा रही है, तो इस बात का डर विवेक देव राय के आलेख से, उनकी दलीलों से वाकई बढ़ जाता है कि अगर इस संविधान को औपनिवेशिक लीगेसी का हिस्सा बता रहे हैं तो क्या इसको भी बदला जाना है, क्या इसको भी बदलने की बात तय हो रही है। हालांकि अब ये चतुराई कह लीजिए या सच्चाई कह लीजिए, सरकार की तरफ से, और सरकार ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री जी की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसकी तरफ से कहा गया है। परिषद के जो अध्यक्ष हैं विवेक देव राय, उन्होंने इस लेख में जो जो बातें कही हैं वो उनकी निजी राय है। जैसा मैंने कहा कि ये सरकार की तरफ से, परिषद की तरफ से जो बयान दिया गया है ये सरकार की चतुराई भी हो सकती है या सच्चाई भी हो सकती है। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब तक देखा यही गया है दोस्तों कि जिसे औपनिवेशिक लीगेसी का हिस्सा कहा गया है उसे मिटाने की या उसको बदलने की इस सरकार ने या इसके पहले भी कोशिशें की गई हैं। दोस्तों, विवेक देव राय साहब ने क्या क्या कुछ और कहा है इसको मैंने कहीं नोट किया है, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना दूं सो दैट कि आप इन चीज़ों को मद्देनजर रखकर हमारे विश्लेषण पर जाइएगा और उसका आकलन कीजिएगा। जो बहुत महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं मेरे हिसाब से, जो बहुत आपत्तिजनक है कि 2047 के लिए नए संविधान की ज़रूरत है। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि इस संविधान को अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बदल दी गई हैं, तो ये 1950 वाला संविधान रह भी नहीं गया है। इसके अलावा वो एक जगह मजाकिया मतलब व्यंग करते हैं कि 1973 में जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही गई थी और कहा गया था कि इसको आल्टर नहीं किया जा सकता, इसको बदला नहीं जा सकता, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट डेमोक्रेसी डिजायर्स थ्रू पार्लियामेंट,
पहले ये समझिए कि ये कहना क्या चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि पार्लियामेंट में डेमोक्रेटिक तरीके से अगर कोई चाहे बेसिक स्ट्रक्चर की बातों को बदलना, उसके मुद्दों को बदलना, तो वो बदला नहीं जा सकता है। ऐसी बात 1973 में कही गई। तो क्या ये ठीक है, वो सवाल उठाते हैं। दोस्तों, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये प्रकारांतर से वही सवाल उठाते हैं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे और अभी मौजूदा सरकार की इच्छा से जो आए हैं राज्यसभा में, रंजन गोगोई साहब। ये रंजन गोगोई साहब ने अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा चल रही थी, उस वक्त जो उन्होंने भाषण अपना दिया, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात की और बेसिक स्ट्रक्चर को एक तरह से उन्होंने खारिज किया। प्रकारांतर से उन्होंने किताब का हवाला दिया और कहा कि ऐसी बात उसमें कही गई है। तो उनका जो मकसद यही था कि बेसिक स्ट्रक्चर को हवा में उड़ाना है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर को चैलेंज करना है या चैलेंज किया जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, देवराय साहब कहते हैं इस लेख की मुख्य बात जो बिल्कुल आखिर में अंतिम लाइन में आई है कि वी द पीपुल हैव टू गिव आवरसेल्फ ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल साफ तौर पे कहते हैं। अब मेरा कहना है कि विवेक देवराय जो भी कह गए हैं उसमें एक तो वो बात कहते हैं जो महत्वपूर्ण बात है कि ये औपनिवेशिक लीगेसी है। तो क्या फंडामेंटल राइट औपनिवेशिक लीगेसी है? क्या हमारे देश के संविधान का जो प्रियम्बुल है, इसमें समानता की बात है, जिसमें लिबर्टी की बात है, जिसमें सौहार्द की बात है, जिसमें समाजवाद की बात है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता की बात है, सेकुलरिज्म की बात है, क्या ये सब औपनिवेशिक लीगेसी है? और दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि सेकुलरिज्म तो बाद में जोड़ा गया, इसलिए वो 1950 में जो संविधान सामने आया था उसका पार्ट नहीं है। यह हास्यास्पद दलील है। यह बिल्कुल ये बेमतलब की दलील है। समूचे संविधान को अगर आप पढ़ जाइए, और जब सेकुलरिज्म जोड़ा गया था प्रियम्बुल में, उसके पहले के संविधान की सारी आप धाराओं को पढ़िए, सारे अनुच्छेदों को पढ़िए, आप पाएंगे कि भारत के संविधान की आत्मा में सेकुलरिज्म है। वो कहीं भी सेकुलर वैल्यूज को निगेट नहीं करता। इसलिए सेकुलरिज्म शब्द अगर आ गया प्रियम्बुल में, बाद में जोड़ा गया, तो ये कोई बेमतलब नहीं है। हां, समाजवाद के बारे में आप कह सकते हैं कि वो बहुत उस तरह से बेमतलब, उस तरह बहुत असार्थक नहीं है जिस तरह धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान के प्रियम्बुल में जोड़ना सार्थक है और जरूरी भी है। अब वो कहते हैं कि यह औपनिवेशिक लीगेसी है बार बार। तो मेरा यह कहना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी मौजूदा सत्ताधारियों के सबसे बड़े आदर्श हैं। जनसंघ के संस्थापक वही हैं और आज भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे काम होते हैं सत्ताधारियों के। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसी संविधान सभा में थे। वो क्या कर रहे थे? फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और उनके नाम पर मौजूदा सरकार न जाने क्या क्या करती है और कहती है। बिल्डिंग बनाती है, उनके नाम पर मूर्तियां उनकी गढ़ती है, फूल माला चढ़ाती है। यह अलग बात है कि जो अंबेडकर साहब चाहते थे उसका ठीक उल्टा काम करती है। और यही कारण है कि दलित समाज को, उत्पीड़ित समाज को, पिछड़े समाजों को मोबिलाइज करने के लिए वो अंबेडकर के नाम का ढाल इस्तेमाल करती है। लेकिन अंबेडकर को आज कहा जा रहा है कि औपनिवेशिक लीगेसी के संविधान के वो निर्माता थे, या कम से कम ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, अगर निर्माता ना कहें तो। क्योंकि ये सच है कि बाबा साहब के सपनों का ये संविधान नहीं है, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन थे। तो हमारा ये कहना है कि अगर आपको लगता है कि ये संविधान नाकाफी है, तो क्यों नहीं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के सपनों का संविधान आप बनाएं, अगर बनाने का साहस हो, हिम्मत हो। क्योंकि उन्होंने तो एक ड्राफ्ट पेश किया था संविधान सभा के तमाम मेंबर्स के बीच में, और वो इससे भी ज्यादा रेडिकल संविधान चाहते थे। उसकी एक उसका ब्लूप्रिंट था, प्रारूप था छोटा, जिसमें वो लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हैं,
जिसमें वो कृषि को उद्योग का दर्जा देने की बात करते हैं, जिसमें वो समूची भूमि के राष्ट्रीयकरण की एक तरह से बात करते हैं, एक तरह से, फिर उसमें कोऑपरेटिव सिस्टम की बात करते हैं। इस तरह की बातों से भरा हुआ है उनका ड्राफ्ट। लेकिन आप तो कॉर्पोरेटाइजेशन कर रहे हैं। सरकार का सारा जोर जो है वो कॉर्पोरेटाइजेशन पर है। अगर आज मौजूदा सरकार के कामकाज को आप देखिए तो कॉर्पोरेटाइजेशन और कम्युनलिज्म दो सबसे बड़े घटक हैं, सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। इसलिए दोस्तों, विवेक देवराय जो कुछ कह रहे हैं उसको देखने के लिए हमें लगता है कि इतिहास में और वर्तमान में दोनों में उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी। ये अचानक नहीं है। ये ठीक है कि सरकार चतुराई या जो भी आप कह लीजिए सच्चाई में इसको खारिज कर रही है और इसको कह रही है कि उसका व्यू नहीं है। लेकिन भारत के संविधान को बदलने का बहुत पहले से प्रयास है। जो मौजूदा सत्ताधारी हैं, इनके जो पूर्वज हैं और उसमें कई लोग अभी जीवित हैं, उनके कार्यकाल में भी संविधान की समीक्षा की कोशिशें की गई। और अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो जो नेशनल कमीशन एक बना था जस्टिस वेंकट चलैया की अगुवाई में, तो वेंकट चलैया साहब की अगुवाई में संविधान समीक्षा का जो आयोग बना वो वाजपेयी सरकार में बना। और वाजपेयी सरकार ने, ये ठीक है कि चूंकि वो प्रचंड बहुमत की सरकार नहीं थी, आरएसएस बीजेपी के लोगों की एक मिलीजुली सरकार थी, तो उसका जो कामकाज था और उसका जो एजेंडा था उसी के अनुरूप रखा गया था। समूल बदलाव की बात उसमें नहीं संभव थी। इसीलिए अगर आप उसके मेंबरान्स का नाम सुनिए, उनके मेंबर्स का नाम सुनिए, तो आपको लगेगा कि मिलीजुली सरकार जैसा एक मिलीजुली कमेटी भी है। अब उसमें वेंकट चलैया साहब थे, बीपी जीवन रेड्डी साहब भी थे, सरकारिया साहब भी थे, सोली सोराब जी, के पाराशरन थे और सुभाष चंद्र कश्यप के अलावा सीआर ईरानी और पीएस संगमा, ये सब लोग उस कमीशन के मेंबर थे। लेकिन समीक्षा की कोशिश की गई और कमीशन ने, ये 2000 में बना था, सन 2000 में, सन 2002 में कमीशन ने रिपोर्ट दी। 1979 पेजेस की ये रिपोर्ट है। सिफारिशें उसकी नहीं मानी गई। कुछ सिफारिशें उसकी जरूर ऐसी थीं जिन पर काम किया जा सकता था। अनुच्छेदों में बदलाव, इस अनुच्छेद को उस अनुच्छेद में ले जाना, उसको ड्रॉप करना, कुछ ये जोड़ना, कुछ वो जोड़ना, इस तरह की सिफारिशें थी। लेकिन मुकम्मल तौर पे अगर देखा जाए तो उस संविधान संशोधन या संविधान की समीक्षा के आयोग की रिपोर्ट को सरकारों ने नहीं माना, चाहे वाजपेयी सरकार की बात हो या बाद की बात हो। 2002 में वो कमीशन की रिपोर्ट सबमिट की गई थी। 2 साल बचता है वाजपेयी सरकार के लिए, लेकिन उस दरमियान भी कोई ऐसा फैसला नहीं हो सका था। लेकिन मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं कि संविधान बदलने की बात और एक हिंदुत्ववादी किस्म का संविधान रचने की बात, ये गाहे बगाहे भारतीय जनता पार्टी के कई और नेता भी कहते रहे हैं। और मुझे याद आ रहा है कि सन 2015 या 17 के बीच अनंत हेगड़े साहब, उन्होंने भी एक बार संविधान में संशोधन की बात की थी, बल्कि उन्होंने इसको बदलने की बात की थी। और भी बहुत सारे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के, जो एक नए संविधान की इच्छा जाहिर करते रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता संविधान के प्रियम्बल से लेकर और उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको मानते हैं कि ये प्रगति में बाधक है। बहुत सारी चीज़ों को मानते हैं कि प्रगति में बाधक है। और जाहिर है धर्मनिरपेक्षता तो उससे तो उनको छिड़ है। कतई वो नहीं चाहते कि इस तरह का शब्द किसी भी तरह से वो टॉलरेट करें। सेकुलरिज्म का कितना मजाक उड़ाया है भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस के लोगों ने कि इस शब्द को बदनाम करने की कोशिशें की गई, जबकि ये बेहद खूबसूरत शब्द है। इसके पीछे का अर्थ, इसकी भावना, मानवता का एक समझ लीजिए कि उसका एक खूबसूरत मूल्य है, जिससे कहीं भी मनुष्यता सुंदर और सजीव बनती है। बिल्कुल आखिर में दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि संविधान बदलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की
इसके योजनाकारों की ये कोई नई बात नहीं है उनकी तरफ से, ये लगातार कोशिशें की गई हैं। इसलिए मैं विवेक देवराय के बयान को उनका महज निजी बयान नहीं मानता, जैसा कि उन्होंने बाद में इस बात को बार बार रेखांकित किया और हर जगह अब कहे जा रहे हैं कि नहीं साहब ये तो हमारी निजी राय है, इसका सरकार से प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है। बहुत दिलचस्प आदमी हैं विवेक देवराय, ये आज के मौजूदा सत्ताधारियों के भी प्रिय हैं और यूपीए दौर में भी जब कांग्रेस पावर में थी उस वक्त भी ये सत्ता के काफ़ी करीब थे। कई वर्षों तक सत्ता की संरचना के किसी न किसी स्तर पर ये उसमें काम करते थे। बाद के दिनों में धीरे धीरे ये एनडीए के करीब आए, कई बार पद पर रहे, कई बार पद से हटे और अब तो चेयरमैन अध्यक्ष बन गए हैं आर्थिक सलाहकार परिषद के। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी पहली खबर। और दूसरी खबर, देश का जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, उस पर भी जरूर कुछ न कुछ बात होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक अजीब डिसीजन लिया है, बहुत दिलचस्प डिसीजन लिया है। तो उसकी चर्चा अगर ना करूं तो इस सप्ताह की कुछ प्रमुख खबरों को मैं नज़रअंदाज करूंगा। और वो ये बात है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में चौथी बार बदलाव किया है महज कुछ ही सालों में, यानी 2019 से लेकर अब तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो उत्तर प्रदेश की है उसके अध्यक्ष पद पर 4 लोग आसीन हो गए। राज बब्बर साहब अक्टूबर 2019 में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाए गए थे या हटे थे। अजय कुमार लल्लू साहब आए 20 अक्टूबर 2019 को, वो 2022 में अक्टूबर महीने में ही हटे थे। और बृजलाल खाबड़ी साहब आए। इसके बाद अजय राय अभी अभी बने हैं इसी महीने, 3-4 दिन पहले। अजय राय बनारस से हैं और अध्यक्ष बनते ही उन्होंने ऐलान कर दिया अपनी तरफ से कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका गांधी अगर वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी, उनकी इच्छा, हम तो चाहेंगे कि लड़ें, कुछ इस तरह की बात कही है उन्होंने। तो ये बताता है, ये जो फैसला है बार बार बदलाव का, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर जो नियुक्तियां हो रही हैं, नेतृत्व में जो इतना जल्दी जल्दी बदलाव हो रहा है, यानी 2019 से लेकर 2023 के बीच, यानी अगस्त महीने के बीच 4-4, ये कहीं ना कहीं